नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे नेताओं की बदजुबानी पर। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ताकि वो उनकी आवाज़ बन सके, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहानी ही उलट नज़र आ रही है। यहाँ जनता के माननीय अपनी ही मर्यादा भूल बैठे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार ये नेता अपनी जुबान से लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। अब इन बदजुबान नेताओं ने SC/ST के विधायकों और सांसदों के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आदिवासियों के हिंदू होने पर भी सवाल उठाए हैं। इसी मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बनी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। तो सुना आपने, ये है कांग्रेस के सीनियर और भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया। इनकी जुबान कभी इनके बस में नहीं रहती, कभी अफसरों के लिए तो कभी नेताओं के लिए बदजुबान हो जाते हैं। एक बार नहीं, कई बार ये अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सके। जब एक जैसी चीजें बार बार हो तो आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर किया गया कृत्य है। इस बार बरैया ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विधायकों सांसदों की तुलना कुत्ते से की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरल में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो। काटने की बात छोड़िए, वो कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के लिए हिंदू नहीं बनने की बात कही है। अपने विधायक के बेतू के बयान के सपोर्ट में पूर्व मंत्री PC शर्मा आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ सब तरह की बातें करते हैं, पट्टे BJP में बंधे रहते हैं, वहाँ मंत्री विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता है। जो कुछ भी इलेक्शंस हो रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत हो रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जहां आप सब तरह की बात कर सकते हो। चाहे आदिवासी बात कर सकता है, चाहे SC वाला वो कर सकता है, OBC कर सकता है। ये BJP में ये पट्टे BJP में बंधे रहते हैं, वहाँ नहीं बोलने देते। वहाँ के विधायक मंत्री नहीं बोल पा रहे हैं आज की तारीख में कुछ भी। लेकिन ये कांग्रेस है कि सबकी बात पूरी जोर से बोले। SC/ST नेताओं के अपमान पर भड़की सियासत, वोट बैंक की राजनीति या जुबानी जंग। जुबान पर लगाम नहीं, पार्टी की बढ़ी मुश्किल। MP में बदजुबान हो रहे नेताजी। फूल सिंह बरैया फिर भूले अपनी मर्यादा। SC/ST विधायक सांसदों का किया अपमान। आदिवासियों के हिंदू होने पर उठाए सवाल। BJP ने कांग्रेस को याद दिलाई मर्यादा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बोलती है, कुछ नहीं करती है। मैं उनके दल पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने दल की बात कर सकता हूं। देश में पहली बार BJP ने आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया, ये हमारे दल ने किया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, ये हमारे दल की विशेषता है। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले इन दिग्गजों की अपनी जुबान पर लगाम नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी राजनीति है? क्या वोट बैंक के लिए अपनों का ही अपमान करना जायज है? ये कांग्रेस नेताओं के लिए नहीं, बल्कि BJP के नेताओं पर भी लागू होता है। सवाल एक बार फिर वही कि जब नेता ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता क्या उपेक्षा करेगी? मनोज राठौर, BSTV भोपाल। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल सिरवैया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी। आप तीनों का
इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। अफसोस इस बात का है कि जैसा कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनके दल में बोलने की बहुत स्वतंत्रता है, पर अफसोस इस बात का यही दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब हमने इसी विषय पर प्रवक्ता को मांगा तो उन्होंने चैनल डिबेट के लिए प्रवक्ता देने से मना कर दिया। तो ये उनके यहाँ कितनी बोलने की आज़ादी है और कितनी नहीं है, ये इस बात को इंगित करता है। बहरहाल मैं योगेश जी आपके पास आऊँगा। आपके दल ने दरिया दिल दिखाई, हालांकि उसकी वजह यही है कि चूंकि बोलने वाला विपक्ष का लीडर है, विपक्ष का विधायक है, पर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपकी पार्टी इसे किस नज़र से देखती है? देखिए सुशील जी, राजनीति में जनप्रतिनिधि की भाषा शैली एक संवेदनाओं से परिपूर्ण और मर्यादित होना चाहिए। फूल सिंह बरैया इससे इतर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक बार नहीं कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, चाहे वो हमारी वीरांगनाओं को लेकर हो या अभी ये हमारे जनजाति वर्ग और आदिवासी वर्ग के विधायक और सांसदों के लिए हो। फूल सिंह बरैया जी को यह तय करना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि वो भी उसी वर्ग से आते हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, आज सुबह से मैं दूसरे या तीसरे चैनल पर यह डिबेट कर रहा हूं और आपने सही कहा, कांग्रेस पार्टी ने किसी चैनल पर भी इस विषय पर प्रवक्ता नहीं भेजे। तो निश्चित रूप से यह कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है कि आप जनजाति वर्ग, आदिवासी वर्ग का हमेशा अपमान करते हो, चाहे वो सीताराम केसरी जी से लेकर और आज की डेट तक, चाहे वो जमुना देवी रही हो नेता प्रतिपक्ष पहले या अभी उमंग सिंगार जी। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। और फूल सिंह बरैया जैसे नेता को भांडेर की जनता ने इसलिए जनप्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजा था कि वो हमारे समाज का अपमान करे और हमारे क्षेत्र की जनता को बदनाम करे। तो निश्चित रूप से निंदनीय बयान है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सदा आदिवासी जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु न केवल काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी है। उसके पहले राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। कई राज्यों के गवर्नर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगेश जी उन्होंने किसी को 2 राज्यों के सीएम का उल्लेख नहीं, योगेश जी उस समाज के किसी व्यक्ति को पद देने पर उन्होंने बात नहीं की है, उनका आशय दूसरा था। खैर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। यश जी नहीं, एक सेकंड और इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट कीजिए जी। देखिए बरैया जी ने अपने बयान में डॉक्टर BR अंबेडकर जी को अभी उनको भी कोट किया है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने कभी भी इस प्रकार का कोई टैग लाइन नहीं दी है जिसका प्रयोग उन्होंने किया है। तो इनको माफी मांगना चाहिए। चलिए, आपने लास्ट में जो बात बीजेपी की आपने जो लास्ट बात कही, आखिरी लाइन में वो बात पूरी आ जाती है कि उनको माफी मांगना चाहिए। मैं यश जी की तरफ रुख करूंगा। यश जी, अपने ही समाज के लोगों के प्रति, अपने ही समाज सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उदाहरण के रूप में प्रतीकात्मक रूप से किसी और शब्दावली का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उनको जिन शब्दों से, मैं तो उनको बोलना भी नहीं चाहूँगा, वो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको लगता है वर्तमान राजनीति में या राजनीति के किसी भी कालखंड में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? और दूसरा यही कि क्या जो बीजेपी बोल रही, क्या माफी वाला आप भी इसी में करेंगे? क्या माफी मांगना चाहिए उनको? आदरणीय धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस गंभीर विषय पे चर्चा रखी है, क्योंकि ये विषय तो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति पे एक स्वस्थ चर्चा रखें, उनके हक अधिकार की बात के लिए कोई चर्चा रखें। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस आ ही नहीं रही चर्चा। आप देखिए इनके यहाँ कितनी आजादी है। कांग्रेस की बात नहीं करूंगा मैं, जो सत्ताधारी दल है उससे सवाल जरूर होने चाहिए। क्या इनके यहाँ कोई दलित वक्ता नहीं था जिसको भेजा जा सकता था? अगर जाति पे बात करना चाहते हैं, वर्ग पे बात करना चाहते हैं, तो वो बेहतर अपना दर्द बता सकता था कि अगर फूल सिंह बरैया जी हैं गलत हैं, सही है, तो वो ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाता। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ही
बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगने पे पाबंदी लगाई गई। बाबा साहब अंबेडकर जी को ही द्वयम दर्जे का सिद्ध करने का काम किया जा रहा है संविधान को लेकर के। बताया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, कोई उनका योगदान नहीं है। फिर उनके अंबेडकर होने पे सवाल उठाए जा रहे हैं और सत्ताधारी दल कह रहा है कि फूल सिंह बरैया माफी मांगे। तो आप किससे माफी मांगेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही है? यश जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था, मैं केवल वो जानना चाहता था। मैं आदरणीय सुशील जी सब जुड़ा हुआ है आपस में, मैं इसीलिए निवेदन करूंगा मेरी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल। और जो लोग अपमान कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। सरकार निरंकुश है, जेल जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, फिर भी बोले जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं लगातार अपमान बाबा साहब अंबेडकर का। उस दलित वर्ग के दिल से पूछिए, क्या वो अपमान सह पा रहा है? वो उम्मीद कर रहा है सत्ता सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि उचित कार्रवाई ऐसी होगी कि इन अंकुश लगे इन सब चीजों पे, क्योंकि ये आग ग्वालियर से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से पूरे देश पर फैल चुकी है। लेकिन निरंकुश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके लिए माफी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए। अब मैं विषय पे आ जाता हूं। जो विषय फूल सिंह बरैया जी ने कहा, उनके शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन भाव अर्थ यही है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं होता तो इन सीट से खुद भांडेर से कांग्रेस के विधायक नहीं होते फूल सिंह बरैया जी। क्या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि सामान्य सीट से किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को टिकट दे दे, प्रत्याशी बना दे? है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के अंदर? है कांग्रेस पार्टी के अंदर ये हिम्मत? नहीं, ये लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि जो रिजर्व सीट है वहीं सीमित रहो आप। ऐसी जब नौकरियों की बात आए तो आरक्षण में भी आरक्षण में ही रहो। आप मेरिट के आधार पे आप नहीं आ पाओगे। ये बांधने का काम यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें लगातार करती रही हैं। इस विषय पे हमारी इनके साथ में कोई गठबंधन और कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जहां हक अधिकार की बात आएगी वह हम इनकी खिलाफत में खड़े रहेंगे। यश जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहले तो इस बात को आपने स्वीकार किया कि इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हालांकि आपने कुछ और मुद्दे भी उठाए, तो आप पे भी सवाल उठेंगे कि क्या अनारक्षित वर्ग की सीट के लिए की सीट पर क्या आप भी SC ST के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाएंगे? ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। बहरहाल मैं अनिल जी की तरफ रुख करूंगा। अनिल जी, आपने फूल सिंह, यश जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पहला ये बात अधूरी रह जाएगी। यश जी मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अनिल जी से समझ लेते हैं पूरे मामले को। देखिए, फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात। दूसरा ये है कि जब PC शर्मा बोल रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, बोलने की सबको आज़ादी है, तो फिर जब BSTV ने उनसे अनुरोध किया कि अपना प्रवक्ता, अपना पक्ष रखने के लिए आप किसी प्रवक्ता को भेजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं भेजी? ये दोनों बातें क्या विरोधाभास की नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पूरा विषय है, और इसके पहले भी इस तरह के कई विषय आए जहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राजनीति में भाषा जितनी बेहतर हो उतना ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि भाषा का बड़ा महत्व है और कोई बात किस समय किस संदर्भ में कही गई है उसको भी एक देखने की बड़ी आवश्यकता होती है। अब यहाँ बात ये आती है कि कांग्रेस ने अपना जो स्पोक पर्सन नहीं दिया या P शर्मा जी ने उसके बारे में जो कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में जाके देखना पड़ेगा कुछ बातों को, तब इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ मामला है फूल सिंह बरैया जी ने क्या कहा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फूल सिंह बरैया जी जो है, फूल सिंह बरैया के कांग्रेस के MLA होने के पहले वो जिसे कहते हैं कैडर के व्यक्ति रहे, जिन्होंने इस पूरे उसमें काम किया है, इस पूरे मुद्दे पर काम किया है, लगातार काम किया है, कई सालों तक काम किया है, वो समाज के बीच से निकल के आए। आज वो जो उन्होंने कार्यक्रम जो था उसमें जो कहा उन्होंने, मुझे कहीं लगता है वो बातें लगता है समाज का हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसके पास चूंकि फोरम नहीं होता बोलने का और मंच नहीं होता। और इस बयान के बाद सभी जो SC ST के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये बयान आया क्यों, क्या उनके भी लोग उनके पीछे इस तरह की बात करते हैं, ये उनको सुनने समझने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बात वही है कि अगर SC ST के प्रतिनिधि चुनकर आए, चाहे वो BJP से आए चाहे कांग्रेस से आए, हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र संविधान है, पहली निष्ठा जो है अपनी पार्टी के प्रति होती है। तो जो आज P शर्मा जी ने कहा, उन्होंने उनका बचाव किया क्योंकि उनकी निष्ठा अपनी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है।
तो स्वाभाविक रूप से वो भारत में चूंकि पार्टीगत जो सिस्टम है, व्यवस्था है, तो जो चुन के आएगा वो उसकी पहली निष्ठा अपनी पार्टी के लिए होती है। लेकिन दूसरी बात यहाँ भी ये सच्चाई है, ये इसको हम जो अभी आपने कहा सुशील जी, क्या ये आपस में विरोधाभास है? निश्चित तौर पे ये यहाँ पर विरोधाभास है कि आपकी निष्ठा पार्टी के लिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चुन के किस माध्यम से आएँ। अगर वो सीट आरक्षित नहीं होती तो आप चुन के नहीं आते, मतलब आपको उन लोगों के प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है जिनकी आवाज़ आपको उठानी है, और चूंकि आप उनकी आवाज़ उठा नहीं रहे, उनके बारे में बोल नहीं रहे, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी, ये ट्रेंड लगभग सभी पार्टी के आरक्षित नेताओं में, आरक्षित वर्ग से आने वाले नेताओं का है। इसीलिए चूंकि फूल सिंह बरैया थोड़े मुखर हैं, अक्सर विवाद ऐसी बातें करते हैं जिस पर विवाद होता है, उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ और मैं ये देखता भी हूँ कि लगभग यही बातें समाज के बीच भी तैरती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुद्दों पर आप अगर हाउस में कोई बात नहीं करेंगे, सदन में कोई चर्चा नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं करेंगे, तो आज फूल सिंह बरैया ने ये बात कही है, हो सकता है कुछ समय बाद आपके आम मतदाता भी इस बात पे मैं आए। अनिल जी तो आपके पास दोबारा लौटूंगा और ये बात समझने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी बात है जो सदन में नहीं उठाई जा रही है, या किसको लेकर जो है सामाजिक जो है जो एकता जो होनी चाहिए, जिसको लेकर फूल सिंह बरैया जी कह रहे हैं, उस पर मैं ज़रूर आपसे दोबारा जब लौटूंगा तो बात करूंगा। लेकिन योगेश जी, जो अनिल जी ने कहा है, आप इस बात का जवाब जरूर आपसे भी चाहेंगे कि क्या आपके दल में इस तरीके की जो SC ST समुदाय के जो लोग हैं, उनकी एकता या उनके बोलने पर क्या आपके यहाँ कोई पाबंदी है? नियुक्ति करना बात अलग है, लेकिन नियुक्ति करने के बाद क्या वो अपनी स्वाभाविक बात समाज के संदर्भ में क्या बोल पाते हैं? नहीं, देखिए सुशील जी, काल्पनिक प्रश्नों का, जैसा कि यश भारती जी ने भी उठाया कि किसी SC वर्ग की सीट से या नॉन रिजर्व सीट से किसी SC को टिकट देंगे, इस काल्पनिक प्रश्न। कहने का तात्पर्य यह है, इन सब प्रश्नों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक टैग लाइन में आता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी के मद्देनजर हम विधायकों को विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और अन्य निगम मंडलों की नियुक्तियों में आरक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आरक्षण को लेकर क्लियर स्टैंड माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि मेरे जीते जी आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। तो आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग के हितों को साधने का अगर सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चाहे वो इतिहास के पन्नों में दबे हुए टंटिया मामा भीम जैसे जननायक हो या बिरसा मुंडा जैसे लोक नायक हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से ये हमारा जो, हम तो इनको अपने समाज का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। सर्व समाज, हिंदू समाज, जिसको अलग करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम कर रही है, उसको सपोर्ट करने वाले ये जो तथाकथित इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये उनको सहयोग कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे यहाँ साथ में बैठे SP प्रवक्ता कर रहे हैं। और फूल सिंह बरैया ने तो यहां तक किया था, उनका अगर बयान इनको याद हो तो, समाजवादी पार्टी से जब वो थे, कि मुसलमानों और आदिवासी जनजाति वर्ग का DNA एक है, तो क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो इस प्रकार के बड़ बोले नेताओं के बयानों के कारण ही कांग्रेस पार्टी आज रसातल की ओर अग्रसर है, क्योंकि ये लोग इनको डिफेंड करते हैं, ऐसे बयानवीरों को, तभी इनकी हिम्मत, हौसला अफजाई होती है। और एक बार नहीं, बार बार ये हमारे नहीं योगेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब इनके नहीं, इनके बयानों से पार्टी या कांग्रेस अपने रुख के कारण रसातल पे है, धरातल पे है या आकाश की तरफ जा रही है, ये एक अलग मुद्दा है। पर यश जी, आप से मैं सीधी बात, जो योगेश जी ने भी बात उठाई है, ये देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का एक अंदरूनी लोकतंत्र होता है। उस लोकतंत्र में आपकी पार्टी को ले लें, यदि आपकी पार्टी में भी आप लोकतंत्र नहीं रखेंगे, अनुशासन, माफ़ कीजिएगा, अनुशासन नहीं होगा, तो पार्टी बिखरी रहेगी, फिर सामाजिक ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। फूल सिंह बरैया जो बात कह रहे हैं, एक तो वो टिकट मिला उनको, चुनाव जीत के आए, टिकट दिलाने में जिनकी भूमिका थी वो भी सब जानते हैं।
उसके बावजूद आप एक मंच से इस तरीके के अपने ही समाज के प्रति एक गलत बात और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करें, तो क्या ये इसके मायने आखिर क्या होंगे? वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपने समाज को जोड़ना चाहते हैं? सुशील जी, मैं थोड़ा समय चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि पहले मेरी कड़ी आपत्ति है, योगेश गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अनारक्षित सीट से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना एक काल्पनिक लगता है इनको। फिर क्यों गिना रहे हैं राष्ट्रपति का हमने चुनाव करवाया, हमने पहले भी राष्ट्रपति दिया, फिर ये काल्पनिक है? तो फिर ये क्यों काल्पनिक बातें कर रहे हैं? यथार्थ है ये यथार्थ है कि हमने दिया। बीच में बोलेंगे तो मैं फिर आपको योगेश जी यश जी को पूरा बोलने दीजिए। नहीं, आपने मुझे लगा प्रश्न पूछा, नहीं, जवाब दिया। उनको बोलने दीजिए। यश जी कंप्लीट कीजिए। दिक्कत तो यही है ना बीजेपी के साथ में। अब काल्पनिक बातें इनको लगती हैं, लेकिन हमने उसको यथार्थ उतारा है। अयोध्या सीट से जो हमारे प्रत्याशी रहे और अब वर्तमान में सांसद हैं आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, वो आरक्षित वर्ग से आते हैं, लेकिन अयोध्या सीट जो है वो अनारक्षित सीट है। हमने 3 ऐसे प्रत्याशी दिखाए अनुसूचित जाति जनजाति के जो अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़े। किसने रोका है, किसने विरोध किया और लोग जीते उनमें से? ये डिबेट का विषय नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है। आप यश जी मुद्दे पे आ जाइए। आपने उनकी बात का जवाब दे दिया है। यश जी, योगेश जी मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे पर आप आ जाइए, क्योंकि आपने उनकी बात का जवाब दे दिया है। सुशील जी, दूसरी बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे कि टंटे मामा भील की, ये 15 नवंबर को ये मूर्ति इन्होंने करी है। इसमें बात थी कि पत्थर की बननी है या उसकी बननी है, कांच की बननी है, लेकिन फाइबर की मूर्ति बना करके लगा दी गई। 10 लाख रुपए का उसका बजट था। तो ये भ्रष्टाचार करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो करते रहेंगे, चाहे आदिवासियों के नाम पे, अनुसूचित जाति के नाम पे और पिछड़ा वर्ग के नाम पे, और सब पे करते रहेंगे। सवाल अब कांग्रेस पार्टी के लिए मैं अगर बात करूं, जो विषय पूरा कांग्रेस पार्टी के लिए चल रहा है, इस स्थान पे भोपाल डिक्लेरेशन 2 ये प्रोग्राम चल रहा था सुशील जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को भुलाना चाहती है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को भुलाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के काम को भुलाना चाहती है। जिस जगह पे ये कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम स्थल का नाम सुभाष यादव भवन है, लेकिन जहां इन्होंने इन्विटेशन छापा और जो बैनर लगा था उसका नाम लिखा गया समन्वय भवन। यानी सुभाष यादव जी का नाम खुद मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये काम जो नाम बदलने का काम किया समन्वय भवन से सुभाष यादव भवन का, ये कमलनाथ सरकार में उसी भवन में आके यादव समाज की मांग पे कमलनाथ जी ने किया था। तो अपने काम और अपने नेताओं को मिटाने का काम भारतीय कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसमें कोई दोष नहीं है, वो लगातार इस काम को करते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उन पर चर्चा करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। चर्चा है सत्ताधारी दल हमें क्या दे रहा है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और पर यश जी बात जो है फूल सिंह बरैया जी ने जो बोला है उस पर है। उन्होंने अपने ही समाज के जनप्रतिनिधियों के बारे में बात कही है, उनकी चुप्पी पर बात कही है। तो ये चुप्पी कहाँ तक है और इस चुप्पी को तोड़ने के आखिर फूल सिंह बरैया जी चाहते क्या हैं? मैं उसका बड़ा अच्छा उदाहरण दे देता हूं आपको सुशील जी। मोहन यादव जी को ये प्रोजेक्ट करके यादव हैं और ओबीसी हैं मुख्यमंत्री बनाया गया, और जैसे ही मुख्यमंत्री जब विधायक थे तो यादव समाज के हर कार्यक्रम में जाते थे। मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री तो थोड़ा कम जाना किया, और अब मुख्यमंत्री बने तो जाना ही बंद कर दिया। इंदौर में रहते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी यादव महासभा की हो रही थी, मोहन यादव जी नहीं गए। भोपाल में कार्यक्रम हो रहा था तो ट्रैक्टर चला रहे थे, लेकिन यहाँ राजधानी में युवक मैं समझ गया। यश जी मेरे पास समय बहुत कम बचा है, बहुत कम समय बचा। आप 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए। मैं आपके सवाल पर सटीक जवाब दे रहा हूँ। यही समाज के उत्थान की चीजें होती हैं कि आप जब समाज के बीच में नहीं जा रहे हो तो आप काम क्या करोगे। यही फूल सिंह बरैया जी ने बिल्कुल मैं इसी पे जो है निष्पक्ष रूप से अनिल जी से बात करूं। अनिल जी, समाज के कार्यक्रमों में राजनीतिक दल के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से न जाना, एक बात ये यश जी ने उठाई है। दूसरा, फिर मैं वही कहूँगा कि आखिर इन दलों के बीच से सामाजिक जो एकता की बात की जा रही है, ये कितनी उचित है? क्या राजनीतिक दलों का अनुशासन इसकी इजाज़त देगा? निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप किसी निर्वाचित जगह से चुन के आते हैं, निश्चित तौर पे आपकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी के लिए होनी चाहिए, और ये सिस्टम भी है। लोकतंत्र यही कहता है कि आप यहाँ से चुन के आ रहे हैं, उस पार्टी की नीति विहिप उन सभी का आपको पालन करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज़,
मैं यहाँ एक समस्या क्या देखता हूँ, और ख़ासकर ये जो एससी की राजनीति है इसमें, कि जो दलित समाज के बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ समस्या क्या है, वो जिस जगह जो बात कहनी है उस जगह वो बात ना कह के कहीं और वो बात उस चीज़ को रखते हैं। हम कल का उदाहरण लें जहाँ पर ये जो बयान आया जी, अगर उस पर वो बिल्कुल वो ये था कि भाई इन दोनों वर्गों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए, वो शायद उस तरह का कुछ चर्चा था। लेकिन उसमें वो बात ना होकर एक वो बात आ गई कि एक अलग जो, हाँ नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल, समय मेरे पास बहुत कम है। आपने बहुत मार्के वाली बात की, आपने जो ये कहा कि मंच गलत चुन लिया गया, तो ये बहुत, क्योंकि जिस विषय पे चर्चा उस भोपाल डिक्लेरेशन वाले उस पे मंच पे हो रही थी, उस पे चर्चा होती, कोई सार्थक संवाद होता तो ज़्यादा महत्व होता बनिस्बत इस बयान के, चूँकि हम इस पर अब चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन सवाल यही है नेताओं के लिए भी कि आपको जो बात कहनी है उनका लहजा जो है ऐसा होना चाहिए कि किसी को चुभे ना, किसी के लिए दुखदाई ना हो, कष्टदायी ना हो। हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की और मिलकर जवाब मांगने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।